तो आज की डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। नाम है दो पत्थरों की कहानी। और इसकी सेटिंग बहुत सीधी सादी है। सोचिए, एक नदी का किनारा, हाँ। जहाँ हजारों शायद लाखों पत्थर पड़े हैं, पर हमारा ध्यान जाता है सिर्फ दो पर। अच्छा। एक जो बिल्कुल गोल है, एकदम चिकना, सुंदर, और दूसरा वो थोड़ा बेडौल है, खुरदरा। ठीक है। और यहीं से आप कह सकती हैं कहानी का ड्रामा शुरू होता है। जो खुरदरा पत्थर है वो चिकने वाले से एक सवाल पूछता है, थोड़ी जलन के साथ। हाँ, वो पूछता क्या है? वो कहता है, देखो हम दोनों एक ही पहाड़ से टूटे, एक ही नदी में बहकर यहाँ तक आए, तो फिर तुम इतने शानदार कैसे बन गए और मैं ऐसा का ऐसा ही क्यों रह गया? और मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का दिल है। बिल्कुल। वो चिकना पत्थर जो जवाब देता है, हाँ। वो कहता है, अरे मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। हम्म। सच कहूं तो शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। वो बताता है कि उसका ये जो रूप है वो अब सालों की ठोकरों का, घिसने का, टूटने का नतीजा है। मतलब ये कोई एक दिन में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। उसे नदी की लहरों ने चट्टानों पर पटका, कई तूफानों ने उसे रगड़ा, और वो जो पानी की तेज धार थी उसने उसे लगातार काटा। तो ये सिर्फ सहने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक तरह से एंटी फ्रेजिलिटी के सिद्धांत को दिखाती है। एंटी फ्रेजिलिटी, ये एक दिलचस्प आइडिया है। हाँ, मतलब कि कुछ चीजें दबाव या झटकों से सिर्फ बचती नहीं है या टूटती नहीं है, बल्कि उनके कारण वो और मजबूत और बेहतर हो जाती हैं, बिल्कुल उस पत्थर भी तरह। वाह! तो मतलब मुश्किलों को झेलना नहीं, बल्कि मुश्किलों की वजह से ही निखरना। और यहीं पर कहानी का सबसे, मेरे हिसाब से, दिलचस्प मोड़ आता है। कौन सा? पत्थर बताता है कि उसके पास हमेशा ये ऑप्शन था, ये विकल्प था कि वो इन थपेड़ों से बचकर किनारे पर आराम से पड़ा रहे। हाँ, सही बात है, लेकिन उसके लिए ऐसा जीना मौत से भी बदतर था। यही वो लाइन है। पर यहाँ एक सवाल उठता है ना? क्या हर संघर्ष हमें एंटी फ्रेजाइल बनाता है? क्योंकि असल दुनिया में तो बर्नआउट भी होता है, ट्रॉमा भी होता है। बहुत जरूरी सवाल है ये। मतलब जहाँ बहुत ज्यादा दबाव इंसान को बनाने के बजाय तोड़ देता है। तो इस कहानी में और असल जिंदगी में वो बारीक लाइन कहाँ है? और मेरे ख्याल से इसका जवाब कहानी में ही छुपा है। कहाँ? चुनाव में। पत्थर ने कहा कि उसके पास किनारे पर पड़े रहने का विकल्प था, लेकिन उसने बहते रहना चुना। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं? एजेंसी कहते हैं। एजेंसी मतलब ये एहसास कि हमारा अपने हालात पर कुछ नियंत्रण है। बिल्कुल। जब हमें लगता है कि संघर्ष हम पर थोपा जा रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब बर्नआउट और ट्रॉमा का खतरा बढ़ता है। अच्छा। लेकिन जब हम संघर्ष को एक चुने हुए रास्ते की तरह देखते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो वो विकास का जरिया बन जाता है। सारा फर्क इरादे का है। तो फर्क संघर्ष के होने या ना होने में उतना नहीं है जितना हमारे उस संघर्ष के साथ रिश्ते में है। हाँ, बिल्कुल सही। कि हम उसे सजा की तरह देख रहे हैं या तराशे जाने की एक प्रक्रिया की तरह। और शायद इसीलिए वो चिकना पत्थर खुरदरे पत्थर को डांटता नहीं, वो उसे उम्मीद देता है। वो कहता है, तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूँ, या शायद उससे भी बेहतर। हाँ। और ये कोई झूठी तसल्ली नहीं है, ये उस प्रक्रिया में भरोसे की बात है। कहानी का जो अंतिम संदेश है कि अगर आप लगे रहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो इसी एजेंसी और एंटी फ्रेजिलिटी का एक लॉजिकल नतीजा है। जब आप चुनौतियों को विकास के मौकों की तरह देखने लगते हैं तो बाहरी असफलताएं आपको रोक नहीं पाती, वो बस वो प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो ये कहानी सिर्फ मेहनत करने का उपदेश नहीं है, ये हमें संघर्ष की साइकोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। विनाशकारी दबाव और रचनात्मक चुनौती के बीच के फर्क के बारे में। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। कहानी में पत्थर के लिए किनारे पर आराम करना मौत से भी बदतर था, पर असल जिंदगी में हम आराम को कैसे देखते हैं? सोचने वाली बात है। क्या ये हमेशा संघर्ष से भागना ही होता है, या फिर क्या ये भी तराशे जाने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है? शायद अगला संघर्ष चुनने की ताकत जुटाने का एक तरीका।